बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं गैरेटन के चैप्टर 60 की पार्ट 1 की वीडियो को। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो हमारा ब्रेन डिफरेंट मूड्स में होता है, जैसे कभी एक्साइटमेंट में है, कभी डिप्रेशन में है, कभी फियर में है। सही होगी बात। इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटी होती हैं। जैसे कभी इंसान सो रहा है तो स्लीप में ब्रेन एक्टिविटी बहुत कम हुई है, इसी तरह कभी जाग रहा है तो वेकफुलनेस में ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ब्रेन एक्टिविटी भी वेरी कर रही होती है। और चैप्टर 59 में हमने देखा था कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जो कि ब्रेन एक्टिविटी लेवल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमने बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 59 में। सही के बाद तो आप इस चैप्टर में हम डिटेल से देख रहे होंगे और इस खास तौर पे हम स्लीप वगैरह को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं जी स्लीप होता क्या है। एक ऐसी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस जिससे इंसान को अराउज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेंसरी और अदर स्टिमुलाई। यानी कि इंसान अनकॉन्शियस है लेकिन अगर उसको कुछ स्टिमुलस वगैरह दोगे तो वो जाग जाएगा। सही की बात। दूसरी चीज होती है हमारे पास कॉमा। कॉमा एक ऐसी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस है जिससे इंसान को अराउज नहीं किया जा सकता। अगर जब बंदा कॉमे में होता है तो उसको अगर आप ऐसे झटका दोगे वो जाग नहीं जाएगा, बल्कि वो कॉमे में मतलब अनकॉन्शियस स्टेट में रहेगा। तो ये फर्क है स्लीप में और कॉमा में। अच्छा, फिर स्लीप के फर्दर स्टेजेस ऑफ स्लीप होती है। कभी हल्की सी आंख लगी हुई होती है, कभी बहुत गहरी नींद सो रहा होता है इंसान। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ स्लीप होती हैं। सही। उसके अलावा स्लीप को हमने क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स में। स्टेजेस अलग चीज़ थी, स्टेजेस तो थी ना कि वेरी लाइट स्लीप है या वेरी डीप स्लीप है या किस तरह की कितनी गहरी नींद है। 2 टाइप्स ऑफ स्लीप, 2 किस्मों की नींद होती है। जब आप सो रहे होते हैं तो ये दोनों किस्में आपस में अल्टरनेट हो रही होती हैं। सही के बाद एक को कहते हैं हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और दूसरी को कहते हैं हम स्लो वेव स्लीप। वैसे स्लो वेव स्लीप का दूसरा नाम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी है। सही होगी बात। तो एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसको आप रैम कह सकते हो और दूसरी को नॉन रैम कह सकते हो। जब आप सो रहे होते हो तो ये रैम और नॉन रैम अल्टरनेट होती रहती है। यानी कि आप सो गए, शुरू में रैम स्लीप हो रही थी, फिर शुरू में नॉन रैम स्लीप हो रही थी, फिर थोड़ी देर के लिए रैम स्लीप आ गई, फिर नॉन रैम स्लीप हो गई। यानी कि ये अल्टरनेट होते चले जाते हैं। सही होगी बात। अब होता क्या क्या बेसिकली, एक तो बात ध्यान में रखना है कि जो स्लो वेव स्लीप है यानी कि नॉन रैम स्लीप है, जब आप सो रहे होते हैं ज़्यादातर टाइम यही वाली नींद चलती है और इसमें ही आप ज़्यादा रेस्ट करते हैं, ज़्यादा सुकून आपकी बॉडी को इसी में मिलता है। सही की बात। आपकी एक्टिविटी लेवल ज़रा कम शम हो जाते हैं, आप चिल माहौल। जो दूसरी है वो जो रैम है उसमें एक तो आपकी आइज़ की मूवमेंट रैपिड होगी, नाम ही उसका रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है तो नाम से जाहिर हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये हर तकरीबन 90 मिनट्स बाद यानी कि 1.5 घंटे बाद थोड़ा सा टाइम आएगा जिसमें ये वाली स्लीप आ जाएगी और इस स्लीप में बहुत ज़्यादा कोई सुकून नहीं मिलता आपको। नॉट सो रेस्टफुल स्लीप है और कोई ख्वाब वगैरह काफ़ी आ रहे होते हैं। आगे हम इन दोनों स्लीप के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सही की बात। सबसे पहले देखते हैं जी रैम को रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी कहते हैं, इसको हम डीसिंक्रोनाइज्ड स्लीप भी कहते हैं और पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। सही के बाद जब आप सो रहे होते हैं तो हर 1.5 घंटे बाद ये वाली स्लीप आती है और ये रैम कितनी देर तक रहती है, सिर्फ 5 मिनट्स टू 30 मिनट्स, और कई दफ़ा आती ही नहीं है, यानी कि स्किप ही हो जाती है। 1.5 घंटे बाद आना चाहिए था लेकिन स्किप हो गई, सीधा 3 घंटे बाद जाके आई। यानी कि मिसाल के तौर पे आपको बहुत नींद आई हुई थी, आप बहुत 2 दिनों के जागे हुए हैं, अब आप सो गए हैं तो आप सो गए हैं तो 1.5 घंटे बाद असूली तौर पे तो रैम को आना चाहिए था, यानी 1.5 घंटा डीप स्लीप या 1.5 घंटा स्लो वेव स्लीप के बाद इस वाली स्लीप को आना चाहिए था। लेकिन चूंकि आप बहुत थके हुए हैं तो इसलिए हमने ये वाली स्लीप जो है वो एक दफ़ा स्किप कर दी, अगले 1.5 घंटे बाद फिर ये वाली स्लीप आ जाएगी। सही की बात। तो ये बात भी आपको पता चल गई है कि जैसे जैसे नींद पूरी होती जाएगी ये जो रैम है यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती चली जाएगी और ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे पहली दफ़ा सिर्फ 5 मिनट की हुई, अगली दफ़ा 10 मिनट की और पूरी रात सोने के बाद 20 मिनट की रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होना शुरू हो गई है। सही होगी बात। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम इसकी। नंबर 1, इसमें जो है वो ड्रीमिंग ज़्यादा होगी और ड्रीमिंग में बॉडी मसल्स की मूवमेंट भी होगी, जो आप ख्वाब में कई दफ़ा हाथ पाँव हिला नहीं रहे होते वो वाला सीन है, ठीक है। नंबर 2, इस फेज़ में जब इंसान रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होता है तो ऐसे इंसान को जगाना मुश्किल होता है निस्बतन किसी सेंसरी स्टिमुलस से। सही होगी बात। लेकिन उल्टी चीज़ यहाँ पर ये है, देखो जगाना मुश्किल है, खुद से जाग ज़्यादा आसानी से आ जाती है। यानी कि आम तौर पे जब आप रात सोए होते हैं और सुबह आपको खुद से जाग आ जाती है तो वो आम तौर पे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान ही खुद से जाग आती है, ठीक है। तो खुद से जाग आने के चांसेस ज़्यादा हैं इस स्लीप के दौरान, लेकिन इस स्लीप के दौरान अगर कोई और बंदा जगाना चाहेगा तो वो मुश्किल है। यार कैसी अजीब सी बातें हैं, ठीक है। जैसे एक और अजीब बात देख लेते हैं, मसल टोन जो है वो पूरी बॉडी में कम हो जाती है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को हमने इनहिबिट कर दिया है। तो स्पाइनल कॉर्ड ने जो मसल टोन डेवलप की हुई थी वो मसल टोन कम, पूरी बॉडी में जो मसल्स की टोन है वो कम हो गई है। लेकिन हमने पहले कहा था कि बॉडी की मसल मूवमेंट जो है वो इसमें इंक्रीज कर जाती हैं। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड ने जो मुसलसल मसल टोन डेवलप की हुई है ना उसको हमने कम कर दिया
लेकिन कभी कभी हम कहीं कहीं पे स्टिमुलस भेज के तो मसल मूवमेंट्स करवा रहे हैं। देख रहे हो कितने ऑपोजिट्स आ रहे हैं इस मूवमेंट, इसीलिए तो हम इसको कह रहे हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। ठीक है, पैराडॉक्स है, ऑपोजिट, अजीब किस्म की नींद है यार। ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट भी हो रही है, उसके अलावा हमने कहा है कि ड्रीमिंग भी हो रही है, मसल मूवमेंट्स भी हो रही हैं, लेकिन मसल टोन डिक्रीज्ड है। खुद से जाग इंसान को आ जाती है लेकिन जगाना मुश्किल है। इसी तरह हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारा कुछ इंक्रीज होता है इंसान में। इरेगुलर मसल मूवमेंट्स मैंने आपको पहले कहते हैं कि होंगी इस इंसान में। और ब्रेन का जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत हाई होता है। इतना हम ब्रेन वेव्स जब देखते हैं ना, ब्रेन वेव्स अभी आगे डिटेल से देखेंगे, तो ब्रेन वेव्स को देख कर लगता है कि शायद ये बंदा जाग ही रहा है, इतना एक्टिव होता है इस बंदे का ब्रेन। लेकिन हकीकत में जाग नहीं रहा होता, हकीकत में ये सो रहा होता है। तो पैराडॉक्सिकल स्लीप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ब्रेन के एक्टिविटी लेवल देख के हमें लग रहा है कि ये बंदा जाग रहा होगा, लेकिन बंदा हकीकत में सो रहा होता है। तो ये पैराडॉक्स आ गया, इसी वजह से हम कह रहे हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो यार इस पर समझ लो कि जो ब्रेन है ना वो बादशाह बन गया, बदमाश बन गया। ठीक है, वो बाकी सबको कहता है ना मैंने तुम्हारी मानी ना तुम्हारी मानी, सिर्फ मेरी मानी जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर स्पाइनल कॉर्ड मसल्स की टोन डेवलप करता है ना, उसने उसको इनहिबिट कर दिया, चलो स्पाइनल कॉर्ड तुम काम नहीं करोगी, हाँ जब मेरा दिल करेगा मसल को मूव करवाऊंगा। तो मसल मूवमेंट बढ़ गई है, लेकिन मसल टोन ओवरऑल जो होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड मेंटेन करती है, वो कम हो गई। वेरी सिमिलरली कोई सेंसरी स्टिमुलस इंसान को जगाना चाह रहा है, ये उसकी बात मानता ही नहीं, ऐसी की तैसी मैंने नहीं जागने देना, जो मर्जी करो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। सही होगी बात, हाँ लेकिन अगर मेरा दिल करेगा मैं जगा दूंगा बंदे को। तो देख रहे हो किस तरह का बदमाशी कर रहा है ब्रेन। सही होगी ना बात। तो यहाँ पे जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव हुआ है और ब्रेन जनाब बदमाशी कर रहा है। सही होगी भाई, ये बात मैंने सिर्फ आपको याद करवाने के लिए की है। ओके बात। अच्छा, और फिर चूंकि इस स्टेट के दौरान इंसान को जगाना मुश्किल है, तो वो कह रहे हैं कि इस स्टेट के दौरान हम कहते हैं कि द पर्सन इज ट्रूली अस्लीप। ठीक है, वैसे ये कोई पुरसुकून नींद नहीं होती, तो ये वर्ड आपको बड़ा कंफ्यूज कर देता है, लेकिन बस बुकिश वर्डिंग में आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई तरह का एमसीक्यू आया तो आपके ज़हन में हो कि ट्रूली स्लीप इंसान किस में होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में। वैसे अगर कोई पूछे कि डीप स्लीप कौन सी होती है, रेस्टफुल स्लीप कौन सी होती है, तो वो आपके पास स्लो वेव स्लीप ही है। सही है बात। अब ये पूरी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप देखने के बाद अब हम आते हैं स्लो वेव स्लीप की तरफ। स्लो वेव स्लीप जो होती है, इसमें जो वैस्कुलर टोन है यानी कि ब्लड वेसल्स की टोन वो कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, सारा कुछ जो है ना, तो आमतौर पर नींद में हम सोचते हैं कि बंदा पुरसुकून हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख्वाब नहीं आएंगे। अच्छा, कभी कभी होता भी है कि ख्वाब आ जाएं, कभी कभी इवन ड्रोने ख्वाब भी आ जाते हैं, लेकिन पता क्या फ़र्क है, जो रैपिड आई मूवमेंट के ख्वाब थे ना, उन ख्वाबों में ख्वाब के साथ साथ कोई ना कोई मसल मूवमेंट भी हो रही थी। सही, जबकि स्लो वेव स्लीप में ख्वाब आते हैं तो बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं होती, बॉडी रिलैक्स ही रहती है। नंबर 2, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के जो ख्वाब थे ना, वो अक्सर इंसान को याद हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन बहुत एक्टिव हुआ है, वो ख्वाब को स्टोर कर लेगा। जबकि स्लो वेव स्लीप में जो ख्वाब आते हैं वो इंसान भूल जाता है क्योंकि उन ख्वाबों को हमने अपने मेमोरी में डाला ही नहीं। ब्रेन साहब जो सुकून कर रहे हैं। सही के बाद और फिर आते हैं बेसिक थ्योरीज ऑफ स्लीप। यार पहले हमारा ये ख्याल था कि ये देखो, ये यहाँ पे होता है ना बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया, जो कि कॉन्टिन्यूसली ब्रेन को एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेज रहा होता है। पहले हमारा ये ख्याल था कि यार ये एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेजता थक जाता होगा, फटीग की वजह से एक वक्त के बाद ये सिग्नल्स नहीं भेजता होगा तो ब्रेन सो जाता होगा। सही, लेकिन फिर पता क्या पता चला, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये देख रहे हो, ये है आपके पास मिड ब्रेन, ये है आपके पास पॉन्स, ये आपके पास मेडुला। हमने ना पॉन्स को दरमियान से काट दिया, यहाँ से काट दिया। तो अब असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि नींद वाला जो साइकिल है वो अनडिस्टर्ब होना चाहिए था, यानी नींद अभी भी आनी चाहिए थी क्योंकि बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया भी ठीक है, ब्रेन भी ठीक है, तो अभी भी इसको फटीग कर देना चाहिए था और इसी तरह नींद आ देनी चाहिए थी थोड़ी देर बाद, फिर जाग जाना, सारा कुछ। लेकिन हमने ये देखा कि जब हम पॉन्स को दरमियान में से काटते हैं तो इस इंसान को नींद नहीं आती, इसको नींद आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमने कहा इसका मतलब है पॉन्स से नीचे के जो एरियाज है ना, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि नींद लाने में रोल प्ले करता है। तो पता ये चला कि ये खुद थक के बंद नहीं होते, ये थोड़े बहुत थकते हैं, लेकिन इनके थकने की वजह से ये वाला इनहिबिटरी एरिया जो कि लोअर पॉन्स में है और मेडुला में है, ये वाला इनहिबिटरी एरिया होता है जो कि इसको हकीकत में इनहिबिट कर देता है, और इसको इनहिबिट करने की वजह से अल्टीमेटली ये जो है ब्रेन जो है वो स्लीप में चला जाता है। सही होगी बात। हमें पता चला कि कुछ एरियाज जो कि स्लीप प्रोमोटिंग एरियाज हैं, जो स्लीप कॉज करवाने वाले एरियाज हैं, उनकी वजह से हकीकत में स्लीप हो रही है, सिर्फ इसकी थकावट की वजह से स्लीप नहीं होती। क्योंकि अगर हम पॉन्स को यहाँ से काटे तो हमने देखा कि बंदे को नींद आ ही नहीं रही। ओके हो गई बात। अब कौन कौन से एरियाज हैं भाई, कौन कौन से रीजन है जो कि इसको इनहिबिट करते हैं और हमारी स्लीप को प्रमोट करवाते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है हमारे पास रेफे न्यूक्लियस, जो कि लोअर हाफ ऑफ द पॉन्स एंड इन द मेडुला, जो कि मैंने आपको दिखाया है। पॉन्स का लोअर हाफ ये वाला बनता है और मेडुला, इसके अंदर आ गया हमारे पास रेफे न्यूक्लियाई। ये रेफे न्यूक्लियाई सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। सेरोटोनिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है
कहाँ कहाँ रिलीज करते हैं? इस रेफर न्यूक्लियाई के जो फाइबर्स हैं, एक तो ब्रेन स्टेम में जा रहे होंगे, सही है की बात। नंबर 2 थैलेमस वगैरह में भी जा रहे होते हैं। नंबर 3 ऊपर सेरिब्रम नियोकॉर्टेक्स तक भी जा रहे होते हैं। नंबर 4 ये जो हमारे पास एक्साइटेटरी एरिया था, बल्बर रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया, जो कि ब्रेन को जगाता रहता है, उस एरिया को भी ये इनहिबिट करते हैं ताकि ये एरिया ठंडा पड़ जाए और ब्रेन ना जाग सके। नंबर 5 इस रेफर न्यूक्लियाई से हमारे पास सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में भी जाते हैं। तो कई दफ़ा ये होता है स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज़्यादा पेन के सिग्नल्स ऊपर ब्रेन को भेज रहा होता है, ये रेफर न्यूक्लियाई कहता है बस ठीक है यार, पता चल गया पेन हो गई, अब क्या तकलीफ ही करवाते रहोगे, खबरदार जब सिग्नल इतने भेजे। तो ये पेन के सिग्नल्स को भी थोड़ा सा इनहिबिट कर देता है। ओके होगी बात। फिर वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई ऐसे ड्रग्स दे दें जो कि इन रेफर न्यूक्लियाई वगैरह को इनहिबिट कर दें तो क्या होगा? अरे नींद ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि यही तो रेफर न्यूक्लियाई थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नींद कॉज करवाने में। वैसे आगे और भी एरियाज देखेंगे हम जो कि नींद कॉज करवाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये रेफर न्यूक्लियाई हैं। तो अगर कोई ऐसे ड्रग्स दे दिए जो कि सेरोटोनिन को इनहिबिट कर दें या सेरोटोनिन को फॉर्म ही ना होने दें, तो ऐसे ड्रग्स की वजह से इंसान को नींद आना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत देर इंसान जागता रहेगा। ओके होगी बात। उसके अलावा और कौन से एरिया जो कि नींद को प्रमोट करते हैं? न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस जो कि बहुत सारे विसरल सेंसरी सिग्नल्स को ले रहा होता है, ये भी नींद को कॉज करवाने में रोल प्ले करता है, सही होगी बात। और नंबर 3 पे वो बता रहे हैं कि और भी बहुत सारे एरिया हैं, जैसे हम साइड के तौर पे कुछ डिफ्यूज न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस होते हैं, उसके अलावा कुछ पार्ट्स ऑफ द हाइपोथैलेमस होते हैं। ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि इनहिबिटरी सिग्नल्स के थ्रू नींद को कॉज करवाते हैं। तो नींद कॉज करवाने वाले काफ़ी सारे एरियाज हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? रेफर न्यूक्लियाई। अगर इन नींद कॉज करवाने वाले एरियाज में लीजन हो गई, यहाँ पे लीजन हो गई, एरिया ख़राब हो गया, तो क्या होगा? नींद कॉज नहीं हो सकेगी, सीधी सी बात है। जैसे मिसाल के तौर पर बता रहे रेफर न्यूक्लियाई ख़राब हो जाए, बायलेटरल लीजन हो जाए रेफर न्यूक्लियाई की, या वो बता रहे हैं कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, हमने कहा था ना हाइपोथैलेमस के भी कुछ एरियाज नींद कॉज करवाती हैं। तो ये इन एरियाज के लीजन हो गई तो इंसान बहुत देर तक जागता रहेगा, नींद आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सही होगी बात। यही बात यहाँ पर डिस्कस की हुई थी। अच्छा, अदर पॉसिबल ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस, ये तो हमने देख लिया, ये तो सारे जो होते हैं ये नींद कॉज करवाते हैं। कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं जो कि नींद कॉज करवाती हैं। अच्छा, हमने ना बड़े सियाने हैं हम, पता है कैसे पता चला हमें सब्सटेंसेस का? देखो, हमने एक ऐसा बंदा लिया जिसको हम जगा ही जा रहे थे, सोने ही नहीं दिया, 24 घंटे हो गए हैं उसको हम सोने ही नहीं दे रहे, ठीक है। अब हमने कहा इसका ब्लड चेक करते हैं या यूरिन चेक करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड चेक करते हैं। हमने देखा इसके यूरिन वगैरह में पर्टिकुलर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो गए हैं। हमने कहा अब समझ में आई, जब हम इसको नहीं सोने दे रहे थे तो बॉडी ने ये सब्सटेंसेस इसीलिए प्रोड्यूस किए होंगे ना ताकि इस बंदे को नींद आ जाए। तो इसका मतलब है ये सब्सटेंसेस नींद कॉज करवाते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे एक इंसान था, बहुत देर से जाग रहा था, हमने उसका ब्लड वगैरह का सैंपल देखा तो उसके ब्लड के सैंपल में हमें मिला म्यूरामाइल पेप्टाइड। हमने कहा ये म्यूरामाइल पेप्टाइड ज़रूर ब्रेन ने नींद कॉज करवाने के लिए ही रिलीज़ किया होगा, तो ये म्यूरामाइल पेप्टाइड भी नींद कॉज करवाता है। लेकिन ये तो आपने तुक्के की बेस पे कहा ना, हमें कंफर्म तब हुआ जब हमने एक जीते जागते बंदे को म्यूरामाइल पेप्टाइड थोड़ा सा इंजेक्ट किया और हमने देखा उस बंदे को फौरन नींद आ गई। हमने कहा अब समझ में आई ये म्यूरामाइल पेप्टाइड पक्की बात है, नींद कॉज करवाने के लिए ही होता है, सही की बात। उसके अलावा हमने एक और तरीका भी ढूंढा, वो क्या? देखो, थैलेमस के कुछ एरिया से नींद कॉज हो रही थी ना, तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, थैलेमस को हल्का सा स्टिमुलेट करो और देखो कोई सब्सटेंस रिलीज होता है। तो पता ये चला कि थैलेमस को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट करते साथ ही हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्सटेंस रिलीज हो रहा है। हमने कहा कि ये वाला सब्सटेंस भी नींद कॉज करवा रहा है, सही की बात। तो वो डेल्टा स्लीप इंड्यूसिंग पेप्टाइड है, जिसको जो कि एक नॉना पेप्टाइड है। अच्छा, ये नॉना पेप्टाइड ना कभी कभी गलती से नॉन पेप्टाइड पढ़ लेता है, तो बंदा कहता है यार ये क्या बात हुई, इधर पेप्टाइड लिखा हुआ है तो नॉन पेप्टाइड लिखा हुआ है, ये नॉना पेप्टाइड है। और ये एक कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है। नॉना पेप्टाइड का मतलब है कि इसमें 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं, सही होगी बात। तो ये हमारे पास थैलेमस रिलीज कर रहा होता है और ये भी नींद कॉज करवाता है। ऑलराइट जी, फिर आते हैं हमारे पास पॉसिबल कॉज ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। भाई अब एक बंदा सो रहा है, 1.5 घंटे बाद उसको कौन सा इल्हाम होता है जो उसके अंदर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आ जाती है? सोचने की बात है ना। तो भाई बात ये है, हमने ये चेक किया है कि अगर एक बंदा सो रहा है और उसको आप हल्का सा एसिटाइलकोलिन इंजेक्ट करोगे तो हम देखते हैं कि उसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे ब्रेन के अंदर कोई ऐसा एरिया होगा जो कि एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, सही होगी बात। तो बिल्कुल ऐसी बात यह है कि लार्ज एसिटाइलकोलिन सीक्रेटिंग न्यूरॉन्स होते हैं अपर ब्रेन स्टेम में। आपको वैसे भी पता है कि ये जो अपर ब्रेन स्टेम के एरिया होते हैं इनमें ज़्यादातर एक्साइटेटरी सब्सटेंसेस ही हैं। तो यहाँ के जब इंसान सोया हुआ होता है तो इधर के कुछ एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स कुछ ना कुछ एसिटाइलकोलिन रिलीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का एक्टिविटी लेवल इंक्रीज कर जाता है। और ब्रेन का एक्टिविटी लेवल बढ़ने की वजह से ब्रेन बदमाश हो जाता है, ब्रेन की बदमाशी में रैपिड आई मूवमेंट स्लीप हो जाती है, सही होगी ना बात। अब आप सोचेंगे कि अगर ब्रेन को एक्टिव कर ही दिया है ब्रेन, तो इंसान को जाग जाना चाहिए,
फिर अभी तक सो क्यों रहा है? असल में ब्रेन एक्टिव ज़रूर किया है लेकिन प्रॉपर पाथवेज के थ्रू हर जगह को हम एक्टिव नहीं कर सके। प्रॉपरली जिस तरह एक्टिव करना था ना उस तरह से नहीं किया। अगर प्रॉपरली एक्टिव कर दिया तो बंदा जाग जाएगा यार, टेंशन की क्या बात है। सही है की बात। तो इवन दो सिग्नल्स आर नॉट चैनल्ड प्रॉपरली, सॉरी अप्रोप्रिएटली, तो अब सिग्नल्स को हमने अप्रोप्रिएटली चैनल नहीं किया। अगर अप्रोप्रिएट जगहों तक अप्रोप्रिएट सिग्नल्स पहुंचते तो यकीनी तौर पर इंसान जाग जाता, लेकिन नींद के दौरान अगर प्रॉपरली एक्साइटेड सिग्नल नहीं गए तो इंसान रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आ जाता है थोड़ी देर के लिए। ओके जी, फिर देखते हैं साइकिल बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कब इंसान सोता है, कब इंसान जागता है, कैसे इंसान सोता है, कब कैसे इंसान। अभी तुमने देखा ना, ये सारा कुछ नींद कॉज करवाते हैं और ये सारा कुछ जागना कॉज करवाते हैं, लेकिन भाई इनके बीच में जो अल्टरेशन है ये कैसे होती है? पहले तो बात ये हमें खुद इतना सही से नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि गायटन की पक्की आदत है, पहले कहता है पता नहीं है और फिर हमें बताना शुरू कर देता है कि हमारा ख्याल है ऐसे होगा ऐसे। वही वाला काम यहाँ पे भी कर रहा है। पहले उसने कहिए कि ये प्रॉपर्ली हमें इतना सही से पता नहीं है, लेकिन फिर वो उसको एक्सप्लेन करना शुरू हो गया तो भाई हमारा ये ख्याल है कि देखो होता ये है, जब ये इनहिबिटरी एरिया या स्लीप कॉजिंग एरिया थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है ना, तो ये एक्साइटेटरी एरिया स्टिमुलेट होगा। एक्साइटेटरी एरिया तो स्पॉन्टेनियस है ना, ये तो हर वक्त स्टिमुलेट रहता ही है। इसको इनहिबिट करोगे तो ये रुकेगा, वरना इससे स्टिमुलेट ही रहना। तो ये स्पॉन्टेनियसली एक्टिव हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली ब्रेन को एक्साइटेटेड सिग्नल्स भेजेगा, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर के प्लस से शो किए हुए हैं। ये ब्रेन को एक्साइटेटेड सिग्नल्स भेजता रहेगा। जब ब्रेन एक्साइट होगा तो ब्रेन उल्टा इस एरिया को भी एक्साइट करेगा कि शाबाश अच्छा काम करो और एक्साइटेशन भेजो। ये और एक्साइटेशन भेजेगा, तगड़ 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 ब्रेन जो है वो एक्साइट रहेगा जाने वाली। ये हमारे पास एक पॉजिटिव फीडबैक चलता रहेगा और ब्रेन जो है वो एक्साइटेड फॉर्म में रहेगा। इतना पॉजिटिव फीडबैक चल रहा है, इस इनहिबिटरी को तो हमने मिस कराया, मैंने डिच करा दिया कि यार तुम क्या, हम इतना ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक कर रहे हैं, तुमने भी हमें इनहिबिट कर सकते। करते करते जब ये इनहिबिटिंग बेचारा कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इनहिबिट कर नहीं पा रहा क्योंकि पॉजिटिव वाला बहुत पॉजिटिव फीडबैक चल रहा है और एक्साइटेशन चल रही है। जब ये एक्साइटेशन थोड़ी देर बाद थोड़ी सी थक जाएगी, थोड़ी सी फटीग आ जाएगी इसमें, तो इसके थकते साथ ही ये जो इनहिबिशन वाले थे ना, ये कहेंगे अब मजा आएगा ना, अब ये ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे। अब ये अपनी इनकी जो इनहिबिशन है वो डोमिनेट कर जाएगी, यानी इस एरिया की एक्साइटेशन थोड़ी सी सुस्त पड़ी है, जिसकी वजह से जो इनहिबिशन थी वो डोमिनेट कर जाएगी। जब इनहिबिशन डोमिनेट कर जाएगी तो हमारे पास स्लीप आ जाएगी। सही की बात। तो ये हमें पता चल गया कि वेकफुलनेस से स्लीप और स्लीप से वेकफुलनेस किस तरह से हो रही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार देखो ये इसके फटीग की वजह से स्लीप आई है ना, तो नहीं भाई, इसके फटीग की वजह से स्लीप प्रमोटिंग एरियाज ने डोमिनेट कर लिया। तो अल्टीमेटली स्लीप किस वजह से आई है? स्लीप प्रमोटिंग एरियाज के डोमिनेट करने की वजह से। हाँ, उसका एक कॉज जरूर है इसकी फटीग, लेकिन अगर आपसे ज़्यादा पूछते हैं कि जी क्यों होता है, तो आप इसकी फटीग कहोगे तो ये तो आप पुरानी थ्योरी के मुताबिक बात कर रहे हो ना। नई थ्योरी तो ये है कि स्लीप प्रमोटिंग एरियाज होते हैं। ये बात आपकी अलबत्ता सही है कि स्लीप प्रमोटिंग एरियाज तब ही डोमिनेट कर पाते हैं जब एक्साइटेटरी एरिया की थोड़ी सी वो हो जाती है, फटीग हो जाती है, थक जाता है। उसके अलावा एक खास तरह के न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे जाने वाली, जिसका नाम है ओरेक्सिन न्यूरॉन्स। जब इंसान जाग रहा होता है तो इंसान को जागता रखने के लिए ये ओरेक्सिन न्यूरॉन्स रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं जी? ये बेसिकली एक सिक्रीशन है ओरेक्सिन, इसको रिलीज करते हैं। और ये ओरेक्सिन जो होती है ये एक्साइटेटरी से। अच्छा, अब अगर ये ओरेक्सिन नहीं होगी, वो तो बेसिकली ये है ना कि यार ये ओरेक्सिन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ठीक है, ये ओरेक्सिन को फॉर्म कर देंगे, ये ओ से ओरेक्सिन, ये ओरेक्सिन जाएगा ब्रेन में, मुख्तलिफ जगह पे ओरेक्सिन रिसेप्टर्स होंगे, तो ओरेक्सिन रिसेप्टर्स पे लगेगा और ब्रेन को एक्साइट रखेगा जागते हुए। अब अगर ये ओरेक्सिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स को आपने ख़राब कर दिया या ब्रेन में ओरेक्सिन रिसेप्टर्स को आपने ख़राब कर दिया, तो ये ओरेक्सिन अपना काम नहीं कर सकेगा। तो जिन लोगों में ओरेक्सिन काम नहीं कर पाता, पता है क्या होता है? उनकी जो वेकफुलनेस है, यानी जागने का टाइम है, वो इतना कुछ सही नहीं होता। कभी कभी मतलब इसको हम प्रॉब्लम को करते हैं नार्कोलेप्सी। इस नार्कोलेप्सी में होता है ये इंसान को स्लीपिंग अटैक्स आते हैं, अचानक नींद आ गई, वो बात कर रहा था, बात करते करते सो गया, या वो कोई काम कर रहा था, काम करते करते सो गया, अजीब मतलब स्लीपिंग अटैक्स आ गए। तो हमें पता ही चला कि ये जो ओरेक्सिन होता है ये इंसान को जागता रखने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं होगा तो इंसान कभी कभी अचानक सो जाता है। उसके अलावा कभी कभी अचानक इंसान की जो मसल टोन है वो ख़त्म हो जाती है, जिस तरह नींद में होती है, डीप स्लीप में होती है या स्लो वेव स्लीप में होती है, तो मसल टोन अचानक खत्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कैटाप्लेक्सी। सही की बात। तो ये हमने देख लिया ओरेक्सिन का क्या रोल होता है। आगे हम देखते हैं स्लीप की फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। भाई हमें नहीं पता क्या है, इन पर्टिकुलर बात की जाए तो हमें सही से नहीं पता क्या है। हाँ, ये ज़रूर है हमें आइडिया को थोड़ा बहुत होम्योस्टेसिस में स्लीप रोल प्ले कर रही होगी, लेकिन स्लीप इंपॉर्टेंट है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा है कि यार ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान एक रात ना सोए, स्लीप को स्किप करवा जाए तो बस ठीक है चलता रहेगा। और भाई स्लीप को स्किप करवाएगा तो अगली दफ़ा और उसको नींद आएगी, ठीक है। अगर रात को नहीं सोया तो फिर दिन को नींद आना शुरू हो जाएगी। तो रिबाउंड स्लीप होती है या कैचअप स्लीप होती है।
सही होगी बात। इस तरह से रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को अगर आप प्रिवेंट कर रहे हो या स्लो वेव स्लीप को प्रिवेंट कर रहे हो तो भाई अभी थोड़ी देर आप प्रिवेंट कर लोगे, लेकिन बाद में फिर नींद आएगी। इसका मतलब है कि अगर बॉडी इतनी चाह रही है स्लीप को या इतना मांग रही है स्लीप को, तो इसकी जरूर कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगी तो सही। सही होगी बात। तो हमें ये जरूर पता है कि इसकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस अननोन। ओके होगी बात। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई दो इंपॉर्टेंस तो पक्की बात है, एक तो नर्वस सिस्टम पे इसके इफेक्ट्स होते हैं और दूसरा बॉडी के फंक्शनल सिस्टम्स को सही रखती है। ठीक होगी बात। जैसे मिसाल के तौर पे जब इंसान को इन्फेक्शन होती है उस वक्त आती है नींद, जब बीमार ज़्यादा नींद आती है ना, ज़्यादा सोने का दिल करता है, ओ भाई इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या भला, देखो जब आप सो जाओगे तो बॉडी की जो एनर्जीज हैं, एटीपी है, ये वो सारा कुछ, ये सारा कुछ जो है वो इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि आप सो गए हो, बाकी मसल्स वगैरह के मूवमेंट नहीं कर रहे, तो वहां पे इतनी एनर्जी नहीं लग रही, तो बॉडी ज्यादा एनर्जी लगा सकेगी इन्फेक्शंस का मुकाबला करने के लिए। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए स्लीप ने रोल प्ले किया ना। क्या रोल प्ले किया कि बाकी सारी बॉडी को थोड़ा सा ढीला कर दिया ताकि सारी तवज्जो से इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई की जा सके। तो बिल्कुल ये हमारे पास रोल है। उसके अलावा हमने देखा है कि प्रोलॉन्ग वेकफुलनेस में जो दिमाग है वो बिल्कुल आपको पता है ना, सोचा जाता सही से, ना कुछ याद हो रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोलॉन्ग वेकफुलनेस में बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। तो स्लीप बड़ी ज़रूरी होती है ब्रेन के फंक्शंस को नॉर्मल रखने के लिए, एक्टिविटी लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए। ओके बात। आखिर में वो बात कर रहे हैं कि स्लीप के ये फंक्शंस भी हमें लगता है कि होते होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे न्यूरल मैचुरेशन, बच्चों के अंदर खासतौर पे स्लीप बड़ा अच्छा रोल प्ले करी है, इसीलिए बच्चों की नींद ज़्यादा होती है। नंबर 2, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग और मेमोरीज। वो आपने एक चीज़ याद करते जा रहे हैं, लेकिन अगर सोएंगे नहीं तो वो आपकी ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। तो सोने के दौरान ही चीज़ जो होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। नंबर 3, सैनेप्टिक नहीं हाँ क्लियरेंस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं न्यूरल एक्टिविटी के रिजल्ट्स में, उनकी क्लियरेंस हो जाती है। फिर उसके अलावा वो कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन के दौरान भी हम बाकी अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं ताकि सारी एनर्जी हम एक ही चीज़ के खिलाफ लगा सकें। सही होगी बात। तो बस यही वाली बातें की हुई थी, बैलेंसेस वगैरह को मेंटेन करने में स्लीप रोल प्ले करती है। फिर आती है हमारे पास ब्रेन वेव्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह अगली पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब इस वीडियो में ना जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो थी हमारे पास रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और स्लो वेव स्लीप का जो डिफरेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।